यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां। यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां। दोस्तों, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बलवान। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद बलवान में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान को। मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान मध्य प्रदेश में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। तो देखिएगा दोस्तों, आज हम प्रारंभ करेंगे मध्य प्रदेश जीके को, और मध्य प्रदेश जीके का आज ये हमारा प्रथम वीडियो है। तो देखिएगा दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय को। मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय की अगर बात की जाए कि मध्य प्रदेश पूरे भारत के बीचों बीच में आने वाला एक राज्य है और किसी भी विदेशी सीमा या किसी भी अन्य देश की सीमा से नहीं लगा है, इसलिए मध्य प्रदेश को एक स्थलबद्ध राज्य की संज्ञा दी गई है। इसको एक स्थलबद्ध राज्य कहा जाता है। अगर बात की जाए कि मध्य प्रदेश का नामकरण समय अनुसार किस प्रकार से हुआ है, तो देखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश के नामकरण को अगर बात की जाए कि मध्य प्रदेश का जो नामकरण है वो कैसे हुआ या कौन कौन से नाम हैं जो मध्य प्रदेश के हैं, तो देखिएगा दोस्तों, अगर सर्वप्रथम बात की जाए मध्य प्रदेश के नामकरण की, तो मध्य प्रदेश पुराणों और वेदों के समय भी उल्लेखित हुआ है। अगर बात करें कि पुराणों में मध्य प्रदेश का जो उल्लेख है वो किस नाम से मिलता है, तो उस समय मध्य प्रदेश को दक्षिणापथ या रेवोत्तर के नाम से जाना जाता था। रेवोत्तर के नाम से जाना जाता था। मध्य प्रदेश एक इतना प्राचीन कालीन स्थल है कि यहां से मध्य प्रदेश के भीमबेटका और होशंगाबाद के आदमगढ़ नामक स्थान से इतने प्राचीन साक्ष्य मिले हैं या इतने प्राचीन मनुष्य के साक्ष्य मिले हैं कि लगभग भारत में सबसे प्राचीन मनुष्य के साक्ष्य भी हमारे मध्य प्रदेश से मिले हैं। तो देखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश को दक्षिणापथ, रेवोत्तर के साथ साथ मध्य प्रदेश देश के मध्य में स्थित होने के कारण इसको हृदय प्रदेश भी कहा गया। और हृदय प्रदेश की संज्ञा अगर किसी ने दी तो वो दी पंडित जवाहर लाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। इन्होंने मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा दी थी। अगर बात की जाए कि मध्य प्रदेश के और कौन कौन से नाम हैं, तो मध्य प्रदेश को दोस्तों सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश इसलिए भी कहा जाता है दोस्तों क्योंकि मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल पूरे देश से सबसे अधिक मात्रा में होती है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर प्राकृतिक रूप से हीरे मिलते हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना में प्राकृतिक रूप से हीरे मिलते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को दोस्तों हीरा प्रदेश की संज्ञा भी दी गई है। मध्य प्रदेश को हीरा प्रदेश भी कहा जाता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत और मैकाल पर्वत जैसे पर्वत होते हैं और इन पर्वतों से अत्यधिक मात्रा में नदियों का उद्गम हुआ है, जैसे नर्मदा नदी, चंबल नदी, ताप्ती नदी, सोन नदी। ये सारी की सारी नदियां मध्य प्रदेश से निकलकर दूसरे राज्यों में जाकर एक बड़ा रूप लेती हैं। उसके कारण मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर बात की जाए कि मध्य प्रदेश को और किस नाम से जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर अत्यधिक मात्रा में या भारत में सबसे अधिक मात्रा में टाइगर पाए जाते हैं,
इसलिए इसको टाइगर प्रदेश की भी संज्ञा दी गई है। देखिएगा दोस्तों, अगर बात की जाए कि और मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश को दोस्तों जनजाति प्रदेश भी कहा जाता है। जनजाति प्रदेश किस लिए कहा जाता है दोस्तों? तो जनजाति प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 20% जनसंख्या केवल और केवल अनुसूचित जनजाति या एसटी या जनजातियों की होती है। इसके कारण इसको जनजाति प्रदेश भी कहा जाता है। लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार 20% जनसंख्या जो मिलेगी वो मिलेगी जनजातियों की। तो देखिएगा दोस्तों, इसके बाद अगर बात की जाए तो मध्य भारत अंग्रेजों के समय या इसी को कहेंगे लघु भारत या ब्रिटिश सभ्यता के समय या ब्रिटिश काल के समय मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की संज्ञा भी दी गई थी। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, ये हुए मध्य प्रदेश के मुख्य नाम, जिस नाम से मध्य प्रदेश को पुकारा जाता है या जाना जाता है। मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक आयताकार क्षेत्रफल में फैला है। तो देखिएगा दोस्तों, अगर बात की जाए कि मध्य प्रदेश एक कैसा प्रदेश है, तो यहाँ एक आयताकार प्रदेश भी होता है। आयताकार प्रदेश कहने का तात्पर्य यह है कि मध्य प्रदेश एक आयताकार आकार में दिखता है, या इसको ये कहे कि ये बैठे हुए ऊंट की तरह भी दिखाई देता है। अब देखिएगा दोस्तों, ये तो हुए मध्य प्रदेश के कुछ नाम, लेकिन अब हम आगे देखने जा रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश है इसका विस्तार और क्षेत्रफल किस प्रकार से होता है। तो अगर बात करें मध्य प्रदेश के विस्तार की, तो मध्य प्रदेश का जो विस्तार है या इसकी स्थिति है वो किस प्रकार से है। तो देखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश के विस्तार को या इसकी स्थिति को समझने के लिए हमें मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल जानना है। तो मध्य प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है वो होता है दोस्तों 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर। देखिएगा दोस्तों, अगर बात की जाए कि 3,08,252 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है वो देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38% भाग पर केवल और केवल मध्य प्रदेश ही होता है। तो ये हुआ मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल वाला विस्तार। अगर बात की जाए कि मध्य प्रदेश के विस्तार और स्थिति की, तो मध्य प्रदेश का अब हम विस्तार और स्थिति किस प्रकार से देखेंगे दोस्तों। तो देखिएगा, मध्य प्रदेश का जो विस्तार होता है या स्थिति होता है उसको जानने के लिए हमें मध्य प्रदेश का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार को समझना पड़ेगा। तो देखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश के अक्षांशी और देशांतरी विस्तार को अगर बात की जाए कि मध्य प्रदेश पूरे भारत के बीचों बीच में आने के साथ साथ मध्य प्रदेश पूरी पृथ्वी पर कहां पर आता है, तो मध्य प्रदेश दोस्तों हिस्सा है उत्तरी गोलार्ध का और उत्तरी अक्षांश का हिस्सा है। और अगर बात की जाए कि मध्य प्रदेश किस देशांतरी विस्तार में आता है,
तो दोस्तों मध्य प्रदेश आता है पूर्वी देशांतरी विस्तार में। तो देखिएगा दोस्तों मध्य प्रदेश में यहां से दक्षिण दिशा की ओर से मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में एक अक्षांशीय रेखा खींची गई। मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में एक अक्षांशीय रेखा खींची गई, जिस रेखा को मुख्यतः नाम दिया गया 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से अगर बात की जाए कि मध्य प्रदेश के उत्तर में, तो मध्य प्रदेश के उत्तर में दोस्तों 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश। 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश। मध्य प्रदेश 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश के मध्य में आता है। और अगर देखा जाए कि मध्य प्रदेश के अक्षांशीय विस्तार में 21 डिग्री 6 पर अगर कोई जिला आता है तो उस जिले का नाम है दोस्तों बुरहानपुर। बुरहानपुर। अगर बात की जाए कि 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश पर अगर कोई जिला आता है तो उस जिले का नाम है दोस्तों मुरैना। इस प्रकार से मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर है दोस्तों, और मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला मुरैना है। अगर बात की जाए कि मध्य प्रदेश का देशांतरी विस्तार कैसा है, तो मध्य प्रदेश पूर्वी देशांतरी विस्तार में आता है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश का जो देशांतरी विस्तार है वो देशांतरी विस्तार यहां से प्रारंभ होता है। तो मध्य प्रदेश का जो देशांतरी विस्तार है दोस्तों वो होता है 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर। 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर से लेकर यहां पर मध्य प्रदेश के पूर्व में, मध्य प्रदेश के पूर्व में जो देशांतरी विस्तार रहेगा वो विस्तार होगा 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर। 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर और 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर के मध्य प्रदेश का देशांतरी विस्तार होता है। देखिएगा दोस्तों इस प्रकार से जहां से 82 डिग्री 48 जो रेखा गुजरती है वहां पर मध्य प्रदेश का एक जिला होता है जिस जिले का नाम है सिंगरौली। इस प्रकार से मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला सिंगरौली होता है और 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर जहां से जाती है यहां पर जो जिला होगा उस जिले का नाम है अलीराजपुर। तो इस प्रकार से दोस्तों मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला सिंगरौली, पश्चिमी जिला अलीराजपुर, उत्तरी जिला मुरैना और दक्षिणी जिला बुरहानपुर होता है। देखिएगा दोस्तों इन रेखाओं का कुछ विशेष कार्य हमारे देश में है। देखिए अगर बात की जाए कि देशांतरी रेखा क्या कार्य करती है, तो देशांतरी रेखा इस देश के अंतर्गत ही नहीं पूरे विश्व और मध्य प्रदेश के अंतर्गत समय को निर्धारित करेगी। और अगर अक्षांशीय रेखा क्या करेगी, तो ये स्थान का निर्धारण करेगी। तो समय का पता लगाने के लिए देशांतरी रेखा खींची गई है और स्थान का पता लगाने के लिए अक्षांशीय रेखा खींची गई है। तो देखिएगा दोस्तों मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर बीचों बीच में या मध्य प्रदेश को दो भागों में विभाजित करने के लिए एक रेखा खींची गई या एक रेखा होती है जिस रेखा को नाम दिया गया है दोस्तों 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। ये जो रेखा दोस्तों मैंने खींची है इस रेखा को नाम दिया है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। उत्तरी अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश रेखा जो दोस्तों रहेगी इसको एक विशेष नाम दिया है कर्क रेखा।
तो कर्क रेखा दोस्तों मध्य प्रदेश को दो बराबर भागों में विभाजित करती है और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर निकलती है। मध्य प्रदेश के कुल 14 जिलों से होकर कर्क रेखा जाएगी। तो देखिएगा दोस्तों, इसमें वो जिले जो कर्क रेखा पर स्थित है। तो सबसे पहले आता है दोस्तों रतलाम। सबसे पहले आने वाला जो जिला है दोस्तों रतलाम। रतलाम के बाद में जो जिला आता है दोस्तों उसका नाम है उज्जैन। इसके बाद में जो जिला आएगा दोस्तों उसे कहेंगे आगर मालवा। अगर बात की जाए कि इसके बाद कौन सा जिला आता है तो इसके बाद आता है दोस्तों राजगढ़। इसके बाद में दोस्तों आता है सीहोर। इसके बाद में आता है दोस्तों भोपाल। इसके बाद में आता है दोस्तों विदिशा और इसके बाद में दोस्तों रायसेन। देखिएगा दोस्तों, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा और रायसेन। इसके आगे जो जिले आएंगे उसके आगे आएगा दोस्तों एक जिला जिसका नाम है सागर। देखिएगा दोस्तों, कर्क रेखा के जिले इतने से बड़े मैप पर पूरे लिखना संभव नहीं है, तो आप सिर्फ RUAM राज इससे ही समझे। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो जिला आता है उसका नाम है सागर। इसके बाद में आता है दोस्तों दमोह। दमोह के बाद में आता है जबलपुर। इसके बाद में आता है कटनी। इसके बाद में आता है दोस्तों उमरिया। इसके बाद में दोस्तों अंतिम जो जिला आएगा वो आएगा शहडोल। इस प्रकार से दोस्तों कर्क रेखा पर स्थित 14 जिले होते हैं। पहले का नाम है रतलाम, दूसरे का नाम है उज्जैन, तीसरे का नाम है आगरमालवा, चौथे का नाम है राजगढ़, पांचवे का नाम है सीहोर, छठे का नाम है भोपाल, सातवें का नाम है विदिशा, आठवें का नाम है रायसेन, नौवें का नाम है सागर, 10वें का नाम है दमोह, 11वें का जो नाम होगा दोस्तों वो होगा जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। इस प्रकार से मध्य प्रदेश के 14 जिले कर्क रेखा पर स्थित होते हैं। देखिएगा दोस्तों, इसके बाद अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के पूर्वी छोर पर जो रेखा गुजर रही है उसे 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर कहते हैं और मध्य प्रदेश के पश्चिम में जो रेखा है उसे कहा गया है 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर। तो लगभग ये तय किया जाता है कि देशांतरी विस्तार के अनुसार मध्य प्रदेश का क्या निर्धारित होगा, समय निर्धारित होगा। तो अगर मध्य प्रदेश का समय निर्धारित होगा तो क्या मध्य प्रदेश का समय निर्धारित इस रेखा से किया गया है? क्या नहीं किया गया दोस्तों। पूरे के पूरे भारत का समय एक साथ निर्धारित किया जाएगा, क्योंकि पृथ्वी अपनी ही अक्ष पर गति करती है। तो पूरे भारत में, पूरे विश्व में, पूरे मध्य प्रदेश में समय अलग अलग प्रकार से हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर देखा जाए कि पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं और प्रत्येक देशांतर रेखा के मध्य जो समय होगा वो 4 मिनट का अंतराल होगा। प्रत्येक देशांतर रेखा के मध्य 4 मिनट का अंतराल होगा। तो पूरी पृथ्वी पर कितनी देशांतर रेखा है दोस्तों? तो पूरी पृथ्वी पर जो देशांतर रेखा होती है वो होती है 360। तो अगर बात की जाए कि 360 रेखाओं में से मध्य प्रदेश में लगभग कितनी देशांतर रेखाएं होकर गुजरती हैं, तो देखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिससे लगभग 8 देशांतर रेखाएं होकर गुजरती हैं। तो मध्य प्रदेश के पूर्व से लेकर
पश्चिम तक, मध्य प्रदेश के पूर्व से लेकर पश्चिम तक अगर मध्य प्रदेश से पूर्व से लेकर पश्चिम तक 8 देशांतर रेखाएं गुजरेगी तो एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा के मध्य कितने मिनट का गैप होगा या कितने मिनट का अंतराल होगा? तो 8 × 4 8 चुक 32, तो लगभग 32 से 34 मिनट, कुल मिलाकर जो आता है वो आता है 34 मिनट। तो मध्य प्रदेश के पूर्व से लेकर पश्चिम तक सूर्य की किरणें जाने में 34 मिनट का समय लेती हैं। इस प्रकार से तो समय गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए पूरे देश का एक मानक समय निकाला गया। पूरे देश का एक मानक समय निकाला गया, जो निकाला गया उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले, जिसे इलाहाबाद भी कहा जाता था। यहां पर एक स्थान है जिसका नाम है नैनी एक ऐसा स्थान है दोस्तों जहां से भारत का मानक समय लिया गया, और मानक समय जो लिया जाएगा उसके लिए एक निर्धारित रेखा होगी, जिस रेखा को कहेंगे 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा जो है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन इस 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को हमने एक विशेष नाम दिया, जिसे मानक रेखा या समय निर्धारण रेखा भी कहा गया है। तो देखिएगा दोस्तों, ये जो रेखा गुजर रही है ये मध्य प्रदेश के एकमात्र सिंगरौली से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश के एकमात्र सिंगरौली से होकर गुजरती है, जिससे मध्य प्रदेश का और पूरे भारत का समय निर्धारित किया गया है। तो देखिएगा दोस्तों, समय निर्धारण के लिए 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा और पूरे भारत को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए जो रेखा बनी, उस रेखा का नाम है दोस्तों कर्क रेखा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के पूर्व से लेकर मध्य प्रदेश के पश्चिम तक और मध्य प्रदेश के उत्तर से लेकर मध्य प्रदेश के दक्षिण तक, मध्य प्रदेश का पूर्व से लेकर पश्चिम तक का जो विस्तार होगा वो विस्तार कितना है? तो वो होगा 870 किलोमीटर, और उत्तर से लेकर दक्षिण तक का जो विस्तार होगा वो होगा उत्तर से लेकर दक्षिण तक का जो विस्तार होगा वो होगा 605 किलोमीटर। इस प्रकार से मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले सिंगरौली से लेकर मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिले अलीराजपुर तक मध्य प्रदेश का जो विस्तार है वो 870 किलोमीटर है, और मध्य प्रदेश के उत्तर से लेकर मध्य प्रदेश के दक्षिण तक मध्य प्रदेश का जो विस्तार होगा वो होगा 605 किलोमीटर। तो देखिएगा दोस्तों, आज हमने मध्य प्रदेश के पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक विस्तार को पढ़ा। मध्य प्रदेश से कौन कौन सी ऐसी विशेष रेखाएं हैं, जैसे कर्क रेखा, जैसे 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा, इन रेखाओं को विशेष रूप से देखा। तो ये रेखाएं वो रेखाएं हैं जो समय और स्थान को सही रूप से बतलाती हैं या बताती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिए। मिलते हैं दोस्तों जल्द ही दूसरे वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।